हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मैट्रिसेस गाइस। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर हम लोगों का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। लेट्स बिगिन। तो अभी तक हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स मैट्रिसेस से रिलेटेड उसके बारे में उसकी टाइप्स पढ़ चुके हैं गाइस, और अभी बात करनी है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो ध्यान से समझो, जब भी कोई दो चीज़ें इक्वल हैं इसका मतलब क्या है, वो चीज़ें एक जैसी हैं। यही होता है मतलब इक्वालिटी का। भाई 1 बराबर 1 है मतलब दोनों एक जैसी हैं। सेम ही मीनिंग हम लोग मैट्रिसेस में पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा इसको टेक्स्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, वो इक्वल तब कही जाएंगी। इसके दो क्राइटेरियाज हैं। क्या क्राइटेरियाज हैं भाई? पहला क्राइटेरिया ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो क्या दो मैट्रिसेस इक्वल हो सकती हैं? जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ही बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली उसके सारे एलिमेंट्स बराबर कैसे हो सकते हैं? तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि भाई उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए। यानी कि अगर एक 3/2 की मैट्रिक्स है और एक 3/3 की मैट्रिक्स है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड चीज़ क्या है? सेकेंड चीज़ ये है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में समझाया था कि मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी जो भी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल ये 2 है तो इसकी एक रेलेवेंस है। ऐसा नहीं आप इस 2 को इन चारों में से किसी भी जगह लिख सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हमने इनका रो एंड कॉलम डिफाइन कर दिया था। दिस इज A11। तो A11 पोजीशन की अपनी एक रेलेवेंस है। सिमिलरली हर एलिमेंट जहां पर प्लेस्ड है उसकी एक रेलेवेंस है। तो अगर दो मैट्रिसेस को बराबर होना है तो उन पर्टिकुलर दोनों मैट्रिसेस का हर एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंगली बराबर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो एलिमेंट है 2/2 मैट्रिक्स का, ये वाला एग्जैक्टली दूसरे वाली मैट्रिक्स में जो सेम पोजीशन है उसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर A11 है वो B11 के इक्वल होना चाहिए, अगर A12 है वो B12 के इक्वल होना चाहिए, अगर A21 है वो B21 के इक्वल होना चाहिए, और अगर A22 है तो वो B22 के इक्वल होना चाहिए। तो मोटा सा कंक्लूजन ये है गाइस कि दो मैट्रिसेस बराबर तब होंगी जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनके सारे एलिमेंट्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन में बराबर होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो कि ये और ये मैट्रिक्स बराबर है। भाई दिख ही रही है क्योंकि सारे देखो ऑर्डर सेम है। वैसे तो अगर आप जनरल एनालिसिस करोगे तो एग्जैक्टली सेम ही लिखा है, 2301 2301 सेम मैट्रिक्स, तो बराबर तो है ही। लेकिन अगर हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो दोनों की दोनों 2x2 की है, यानी कि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं। सही बात है। उसके बाद हर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो ये मेरा 2 है वो कॉरस्पॉन्डिंगली इस प्लेस की पोजीशन वाले 2 के बराबर हो गया। ये वाला 3 मेरा इसके बराबर, एग्जैक्ट सेम पोजीशन है दोनों की। ये वाले पोजीशन वाला और ये वाली पोजीशन वाला बराबर है। एंड सिमिलरली दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज ऑल्सो इक्वल। सो वी कैन से दैट कि हाँ इसमें ऑर्डर भी सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्वल है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दो मैट्रिसेस की 3201 2301, अब कहने को भाई जो एलिमेंट्स उसमें हैं वही एलिमेंट्स इसमें हैं, ऑर्डर इसका सेम है, बट दे आर नॉट इक्वल। क्यों? बिकॉज इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस की वैल्यू है। यानी कि अगर A11 पे 2 है तो यहां पर भी 2 ही होना चाहिए था। यहां पर ये स्वैप कर दिया गया, 3 की जगह 2 है, 2 की जगह 3 है, इस वजह से दे आर नॉट इक्वल। तो यहां से हमारी डेफिनेशन बहुत क्लियर हो जाती है कि ऑर्डर भी सेम चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पोजीशन भी सेम चाहिए। तो अब ये देख लो, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? जैसे A बराबर B या X बराबर Y करते हैं, वैसे ही मैट्रिक्स A बराबर मैट्रिक्स B अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है और ऑर्डर बराबर है। इसी चीज़ पर एक क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी सा। क्या है वो? इस तरह से पूछ सकता है कि वो रैंडम आपको वेरिएबल्स दे दे और बोल दे कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो बताओ इन सब की वैल्यू क्या है। बहुत चंपू क्वेश्चन है गाइस, कुछ भी नहीं है। ऑर्डर सेम आपको दिख ही रहा है। अगर ऑर्डर सेम ना होता तो आप सिंपली कह देते कि भाई ये मैट्रिसेस कभी बराबर ही नहीं हो सकती, तो इन वैल्यूज़ को कभी हम निकाल ही नहीं सकते। ऑर्डर सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भाई अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो क्या ये x वाली पोजीशन इसके बराबर होनी चाहिए? इसका मतलब क्या हो जाएगा? x बराबर -1.5, y किसके बराबर हो जाएगा? 0 के, z 2 के, a √6 के, b 3 के और c 2 के।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वो फ्रेम करके देता है आपको, कोई भी अजीबोगरीब वेरिएबल घुसा देगा और फिर आपसे पूछेगा कि भाई अगर ये मैट्रिक्स बराबर है तो इनकी वैल्यू बताओ। अच्छा, इसमें एक वो कलाकारी भी कर सकता था। क्या कलाकारी कर सकता था? वो y की जगह डाल देता साइन थीटा और फिर पूछता थीटा की वैल्यू बताओ अगर ये दो मैट्रिसेस बराबर है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया? अभी तक तो y बराबर 0 हो गया था, उसके बाद आपको साइन थीटा बराबर 0 करना पड़ता और थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से आती। तो इस तरह से वो कॉन्सेप्ट्स को आपस में रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, आपको आना चाहिए। तो मेन मुद्दे की बात यह है, जब मैट्रिसेस बराबर होंगी तो उनका ऑर्डर बराबर होगा और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। चलो जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी वन क्वेश्चन ऑन दिस गाइस। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि अगर ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो x और y की वैल्यू बताओ। भाई मेरे को तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आता है अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं, वो ये है कि भाई उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए जो कि है यहाँ पर, और दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यानी कि जो मेरा x-3 है वो 5 के बराबर होना चाहिए, जो मेरा 4 है वो तो 4 के बराबर है ही, जो मेरा y-4 है दैट शुड बी इक्वल टू 3, और जो मेरा x प्लस y है दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 9। अच्छा, मैंने यहाँ पर एंड लिखा है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? भाई बच्चे कहेंगे भैया आपने फर्स्ट वाला कंपेयर करा, आपका x बराबर 8 आ गया, सेकंड वाला कंपेयर करा y बराबर 7 आ गया, आंसर तो आपको मिल गया x और y 7, तो आप ये तीसरा वाला क्यों फिर लिख रहे हो एंड करके? भाई आपने मेरी बात ध्यान से अगर सुनी होगी तो मैंने कहा है ऑर्डर बराबर होना चाहिए और हर एक एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए। अगर एक भी ऊपर नीचे है तो भाई वो इक्वल कभी नहीं हो सकते, और क्योंकि उसने कहा है इक्वल है तो मेरे को हर एलिमेंट को इक्वेट करना है। तो x बराबर 8, y बराबर 7 तो आ गया, लेकिन अगर ये वाली वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी, जो कि यहाँ पर नहीं कर रही है, बिकॉज x बराबर 8 और y बराबर 7 का मतलब हो गया x प्लस y बराबर 15, जो कि 9 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज x एंड y cannot be calculated, या फिर x and y does not exist, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि there exists no value of x and y for which this matrix is equal to this matrix। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्यों मैंने ये क्वेश्चन रखा है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट हिडन था एक, जो बच्चे मिस कर जाते हैं, वो मेरे को समझाना था कि भाई चाहे आंसर पहले मिल जाए, अंत तक सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करके सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना। अगर सब इक्वल हो जाएगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सेम क्वेश्चन है, ये बराबर ये है, x और y की वैल्यू बताओ। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम लोग चलने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना भाई। 3x प्लस 7 बराबर होना चाहिए 0 के, y माइनस 2 बराबर होना चाहिए 5 के, ठीक है। उसके बाद y प्लस 1 बराबर होना चाहिए 8 के, और उसके बाद 2 माइनस 3x बराबर होना चाहिए 4 के, क्योंकि ऑर्डर तो बराबर है ही, मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया। यहाँ से मेरा x आ रहा है -7/3, यहाँ से y आ रहा है 7, यहाँ से y आ रहा है 7, और यहाँ से x क्या आ रहा है 2 - 4 - 2 बराबर 3x, तो दिस इम्प्लाइज x बराबर -2/3, ठीक है जी। तो यहाँ से x आ रहा है -7/3, यहाँ से x क्या आ रहा है, अगर इसको कंपेयर कर रहे हो आप 2 - 3x को अगर 4 के बराबर रख रहे हो तो 3x बराबर -2 और x बराबर -2/3। भाई अलग अलग x की वैल्यूज़ आ गई, अलग अलग x की वैल्यूज़ आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि y तो 7 के बराबर हो सकता है, पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दो मैट्रिसेस इक्वल हो जाएं। लेकिन x क्या हो गया? इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। भाई x ऐसा कोई नहीं है। सारी चीज़ों को अगर आप इक्वल रख के देखोगे तभी आप कंक्लूजन बता सकते हो। सिर्फ शुरू की 2 सॉल्व करके आंसर निकाल देने से कुछ नहीं होगा। बच्चे क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं, भाई मैंने x निकाल दिया, मैंने y निकाल दिया, x y ही तो पूछा था। बेटा अगर इतना आसान पूछना होता ना तो फिर वो 12th में नहीं देता इस टॉपिक को, ठीक है।
तो 12th है, इसका मतलब थोड़ा सा तो उसको लेवल रखना ही है, और ये चीज़ समझा रहा है वो कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रखो। सो आई होप इनफ एम्फेसिस हम लोग कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पर, अब आप कभी नहीं भूलोगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में, बस यही एक क्रूशियल बात है, बाकी तो कुछ है नहीं है सच। ठीक है, चलो जी, इसको पोज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम बढ़ेंगे आगे। आगे बात करते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे, दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। भाई अभी तक हमने इक्वालिटी पढ़ लिया, हमने मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लिया, अब इसके ऑपरेशंस पे हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ मैट्रिसेस जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो एडिशन क्या होता है भाई, सेम सी बात है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो फातिमा की 2 फैक्ट्रीज हैं, एक प्लेस ए पर, एक प्लेस बी पर, और हर फैक्ट्री स्पोर्ट्स शूज बनाती है, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। पहली बात तो फैक्ट्री 2 जगहों पर हो गई, उसके बाद बॉयज़ के लिए बनाती है अलग और गर्ल्स के लिए बनाती है अलग। अच्छा, बॉयज़ के भी 3 साइज हैं, प्राइस कैटेगरी हैं सॉरी, और गर्ल्स के लिए भी 3 प्राइस कैटेगरी हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा, क्वांटिटी लिख दी। बेसिकली क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री आर रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है जी, तो क्या क्या क्वांटिटी है भाई, 80, 75, 90, 60, 65, 85। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा हुआ, देखो आप सारा डेटा यहीं से एनालाइज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉयज के लिए फर्स्ट प्राइस लेवल वाली 80 शूज अवेलेबल है। ठीक है, या फिर इतने उन्होंने बनाए हैं एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट, जो भी होगा आप वैसे कंसीडर कर सकते हो। गर्ल्स के लिए फर्स्ट वाली लेवल वाले साइज वाली प्राइस वाली 60 क्वांटिटी है। सिमिलरली थर्ड वाले प्राइस कैटेगरी में बॉयज़ के 90 बने हैं मेरे फैक्ट्री ए में और गर्ल्स के 85। सिमिलरली अगर इधर की बात करूंगा तो फैक्ट्री एट बी की हम लोग बात करें, सो फैक्ट्री एट बी में भी सिमिलरली आप सारा डेटा एक ही मैट्रिक्स से एनालाइज कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, सपोज फातिमा वांट्स टू नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज इन ईच प्राइस कैटेगरी। ईच प्राइस कैटेगरी का टोटल प्रोडक्शन उसने निकालना है फातिमा ने। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, मेरे को पता है हर प्राइस कैटेगरी का बटा हुआ है, इसमें क्या बटा हुआ है, प्रोडक्शन मेरे को फर्स्ट प्राइस कैटेगरी का बॉय का ये, गर्ल का ये, दूसरी फैक्ट्री में फर्स्ट कैटेगरी का 90 बॉय का और 50 गर्ल का। अब मान लो मुझे दोनों फैक्ट्री का कंबाइंड निकालना है, तो भाई अगर मेरे को दोनों फैक्ट्री का कंबाइंड निकालना है और हर प्राइस लेवल के हिसाब से निकालना है, तो अगर मैं पहले प्राइस लेवल की बात करूं तो मैं पहले प्राइस लेवल में जो बॉयज़ का है उसको दूसरे प्राइस लेवल में जो बॉयज़ का है उसी से तो ऐड करूंगा, तभी तो टोटल बॉयज़ का आएगा। भाई ऐसा तो नहीं कि पहली वाली फैक्ट्री में तो बॉयज़ वाला उठा लिया, दूसरी में गर्ल्स वाला उठा लिया, तो वो तो एब्रप्ट आंसर हो जाएगा। तो मैट्रिसेस का पर्पस क्या है वो देखो, इस क्वेश्चन को कितना ईजी बना देती है। भाई इसका मतलब पता क्या, सिंपल सा बात हो गई मैट्रिसेस की फॉर्म में, मेरे को ये टोटल प्रोडक्शन निकालनी है ईच कैटेगरी का, तो वी कैन सिंपली ऐड इट। ऐड करने का क्या मतलब होता है, ऐड करने का मतलब होता है यहां से हम लोगों का कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करते हैं। ऐड करने का मतलब होता है कि आप लोग सबसे पहले उन दोनों मैट्रिसेस को लिखो, जैसे आपने इक्वालिटी में देखा था। भाई पहली बात तो इक्वालिटी हो चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, ये 3 चीजें इक्वल ऑर्डर की मैट्रिसेस में ही पॉसिबल हैं। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो आप ऐड नहीं कर सकते मैट्रिसेस को। अगर ऑर्डर डिफरेंट है इक्वल नहीं हो सकती, ऑर्डर डिफरेंट है आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें देखो ध्यान से कि अब क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो मेरे को क्या मिलेगा। ठीक है, टेक्निकली एनालाइज करो। एडिशन के लिए क्या करना होता है गाइस, बहुत सिंपल सा फंडा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। अब जैसे ये 2 मैट्रिसेस हैं, ये 2 मैट्रिसेस हैं, इनको अगर मान लो मेरे को ऐड करना है, तो देखो यहां पर मैंने क्या करा भाई, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था प्लस क्योंकि मैट्रिक्स ऐड हो रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एडिशन कर दिया। 80 प्लस 90, 60 जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंग 50, 60 प्लस 50 कर दिया। 75 प्लस 70, 65 प्लस 55, ध्यान से नीचे देखते जाओ, 90 प्लस 75, 85 प्लस 75। तो जब कभी भी 2 मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो इन जनरल अगर बात करें, अगर 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तो सम ऑफ द 2 मैट्रिसेस क्या होगा, कोई मैट्रिक्स सी होगा जिसके एलिमेंट सी आई जे क्या होंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे,
यानी कि अगर I1 है और J1 है तो C11 हो जाएगा A11 प्लस B11, वही तो करा हमने। अगर इसको मैं C मैट्रिक्स नाम दे दूं तो A11 प्लस B11 वही लिखा, A12 प्लस B12 वही लिखा, और सिमिलरली सारे में बनाता हुआ चला गया। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, सेम ऑर्डर होना कंपलसरी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इससे निकला क्या, ये देखो हमने क्या करा, फैक्ट्री ए, तो ये भी फैक्ट्री ए ही है और ये फैक्ट्री बी है। हमने क्या करा, बॉयज़ के जो कैटेगरी थी फर्स्ट प्राइज वालों की फैक्ट्री ए में, उसमें बॉयज़ की जो कैटेगरी थी फर्स्ट प्राइज वालों की फैक्ट्री बी में वो ऐड कर दिया। तो क्या मेरे को टोटल प्रोडक्शन मिल गई दोनों फैक्ट्रीज की, बॉयज़ की फर्स्ट प्राइज कैटेगरी में। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, एक जगह पर मैं सारे आंसर्स निकाल पाया, अदरवाइज मेरे को अलग अलग सोच सोच के कैलकुलेट करना पड़ता। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मैट्रिसेस। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आई होप आपको एडिशन क्लियर हो गया होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैट्रिक्स एडिशन की? भाई एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर a प्लस बी है वो b प्लस ए के बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑर्डर क्या रख रहे हो, ये ऑलवेज ट्रू होगा। अब ऐसा क्यों होगा, मन में सोच के देखो भाई, जब आपने मैट्रिसेस को ऐड करा तो आपने उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही तो ऐड करा। भाई मान लो एक ए मैट्रिक्स है वो ऐसे है 3 5, और बी मैट्रिक्स है वो है 1 2, और मान लीजिए आप a प्लस बी लिख रहे हो, ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, 3 प्लस 1, ठीक है जी, और यहां पर क्या कर दोगे आप 5 प्लस 2, 3 प्लस 1 5 प्लस 2। अब आप इसको 1 प्लस 3 और 2 प्लस 5 भी तो लिख सकते हो, सही बात है। तो क्या मैं इसको 1 प्लस 3 और 2 प्लस 5 लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो आपको पता ही है यार, 1 प्लस 3 और 3 प्लस 1 एक ही बात होती है। अब अगर 1 प्लस 3 लिखा और मैं इसको अलग अलग करूं तो क्या मैं इसको b प्लस ए लिख सकता हूं? भाई सोचो, b प्लस ए लिखूंगा तो 1 प्लस 3 2 प्लस 5, तो यहां से क्लियरली प्रूव हो गया ये। अच्छा, ऐसा प्रूफ इसको बोलते हैं, ऐसे प्रूफ किया जाता है, बट मेरे को नहीं लगता इनकी प्रूफ्स की जरूरत है, फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इनकेस किसी को पढ़ने हो तो ये पढ़ सकता है गाइस, a प्लस बी कैसे आया। ठीक है, अगला लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ, यानी कि अगर 3 मैट्रिसेस हैं a b एंड c, तो इसमें हम लोगों का a प्लस बी प्लस सी, अगर लास्ट के 2 एलिमेंट्स को पहले ऐड कर दें और फिर उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करें, या फिर शुरू के 2 एलिमेंट्स को पहले ऐड कर दें और लास्ट का एलिमेंट उसके साथ करें, तो वो एक ही बात है। हाँ, होनी भी चाहिए भाई। अगर 3 मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, उनके एलिमेंट्स का कुछ भी ऑर्डर हो, क्या वो अल्टीमेटली ऐड होके एक ही बन जाएगा? भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 में अगर आप 2 प्लस 3 पहले करो और उसको 1 के साथ ऐड करो, या फिर 1 प्लस 2 पहले करो और उसको 3 के साथ ऐड करो, दोज आर वन एंड द सेम थिंग। तो सेम कॉन्सेप्ट पर ही ये चीज़ है। तो ये क्या कहती है कि भाई a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये मैट्रिसेस की बात हो रही है। अगर a प्लस बी को पहले करोगे उसको c के साथ करोगे, या फिर a प्लस बी प्लस सी, b प्लस सी को पहले करोगे और उसको a के साथ करोगे, तो आंसर सेम आने वाला है। दैट इज व्हाट, एसोसिएटिव लॉ। अगला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज़ होती है जिसको अगर आप ओरिजिनल चीज़ में ऐड करो तो सेम ही चीज़ आपको मिले। तो एक मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 0 0 0 0। अगर आप उस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे तो अल्टीमेटली आप उसके हर एलिमेंट को 0 के साथ ऐड करोगे, हर एलिमेंट को 0 के साथ ऐड करोगे तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है, वही एलिमेंट जिससे शुरू करा था। भाई अगर कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और उसको आप जीरो मैट्रिक्स से ऐड करो, तो आप क्या करोगे, 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0 4 प्लस 0। या फिर अगर मैं उल्टा कहूँ, 0 को उसके साथ ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1 0 प्लस 2 0 प्लस 3 0 प्लस 4। तो अल्टीमेटली तो आपको 1 2 3 4 ही मिलने वाला है। तो इसका मतलब हो गया जीरो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस के केस में। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऐसा चीज होता है या ऐसा एलिमेंट होता है जिसको आप ओरिजिनल मैट्रिक्स में अगर ऐड करो तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। हमने एडिटिव आइडेंटिटी अभी 0 डिफाइन करा,
भाई ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करोगे जिससे कि आपको 0 मिल जाए, माइनस ए, एज सिंपल एज दैट। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया, मान लो ए मैट्रिक्स है मेरी 1 2 और माइनस ए मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, या फिर बी बोल लो इसको नाम मैं बी दे देता हूँ। बी क्या होगा, मान लो मैं नेगेटिव लगा दूँ, -1 -2, तो भाई a प्लस बी क्या होने वाला है, 1 - 1 0 और 2 - 2 0। क्या ये 0 मैट्रिक्स है? क्या ये मेरा एडिटिव, क्या बोलते हैं इसको, एडिटिव आइडेंटिटी है? तो ये मेरा एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एनीवे इसका मतलब मेरा b क्या हो गया, या b मेरा हो गया एडिटिव इनवर्स। सो कुछ नहीं है गाइस, जस्ट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस हैं। ये कुछ एज सच आइडेंटिटी और इनवर्स यूज नहीं आता है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि सिलेबस में है, तो कहीं से भी क्वेश्चन वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हैं। ठीक है, लास्ट वाली 2 अगर क्लियर ना हुई हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो भाई कुछ नहीं है, आपको इतनी बड़ी कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर द नोटिंग पर्पस। इन केस किसी को इसको डिटेल में पढ़ना हो, ये एक वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू समझाया गया है कि क्या होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय अ स्केलर। तो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। भाई मान लो कोई मैट्रिक्स है A, ठीक है, और वो मैट्रिक्स है मेरी 1 2 3 4 0 6। अब स्केलर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर या फिर कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी सिंगल आइडेंटिटी मतलब सिंगल कोई भी ऐसी चीज, कोई भी स्केलर जो आप इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरे को ये a गिवन है और आपको निकालना हो 2a, तो 2a का मतलब पता क्या हो जाएगा, जो चीज आपकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी ना वो इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो अगर 2a निकालना है तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 0 एंड 2 × 6। तो ये मेरा आ जाएगा 2 4 6 एंड दिस इज 8 0 12। ठीक है जी, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। मैट्रिक्स को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एलिमेंट को उसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर 2 की जगह 10 होता तो हर एलिमेंट को 10 से मल्टीप्लाई कर देते। अगर 2 की जगह मेरा नाम होता तो मेरे नाम को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते। दैट शुड बी योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ नहीं था इसमें। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लो। प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है भाई, के प्लस बी, के प्लस के बी, पहली बार कैपिटल बी होगा, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, तो के प्लस बी के प्लस के बी के बराबर होता है, कुछ नहीं है भाई, जो स्केलर है वो मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स में बट गया। फॉर एग्जांपल a प्लस बी है और आपको 2 टाइम्स a प्लस बी निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा 2a प्लस 2b। अब a आपको पता है, b आपको पता है, इसके सारे एलिमेंट्स को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर दो, आपको एडिशन भी आता है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी। k प्लस आई टाइम्स a, k प्लस आई ए के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है, दिस इज नॉट i गाइस, दिस इज 1 लिख लो, i लिख लो, एक ही बात है वैसे तो, पर ठीक है i रहने दो। एनीवे दिस इज सम स्केलर, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो k प्लस आई टाइम्स a इज k टाइम्स a प्लस i टाइम्स a। तो ये तो आपने बचपन में पढ़ा ही है यार, ये सब ब्रैकेट के रूल सेम मैट्रिसेस पर एप्लीकेबल होते हैं जो नंबर्स पर होते हैं। ठीक है, तो ये वाले कुछ रूल्स हैं, आप देख लो, समझ आ जाएगा आपको। चलो जी, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स ये है, बी ये है, ए प्लस बी बताओ, 2a माइनस बी बताओ। ए पता है, बी पता है, ए प्लस बी कैसे निकलेगा, a प्लस बी होगा 1 2 3 1 2 3 प्लस 1 1 3 5 0 2। इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी 1 प्लस 1, ठीक है जी, 2 प्लस 1, दिस विल बी 3 प्लस 3, अगेन 1 प्लस 5, 2 प्लस 0 एंड दिस इज 3 प्लस 2। ठीक है, बस एक बार लिख कर दिखा रहा हूँ, इस तरह से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा
2 3 6 6 2 5. दिस शुड बी योर आंसर ऑफ a प्लस बी. a प्लस बी आप यहाँ से ओरली भी कर सकते थे यार. 1 + 1 2 2 3 6 6 2 5. दिस विल बी द आंसर ऑफ योर a प्लस बी. अगला बोल रहा है 2a माइनस बी. तो अब 2a माइनस बी मैं पूरा नहीं सॉल्व करने वाला. 2a क्या होगा, अगर a ये है तो 2a क्या होगा, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2 4 6 2 4 6. अगला बोल रहा है माइनस b. b क्या है जी, 1 1 3 5 0 2. भाई दो मैट्रिक्स को माइनस करना है, जैसे प्लस करते हैं वैसे माइनस करते हैं. जो भी बीच में साइन हो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ कर दो. तो अगर मैं 2a माइनस बी की बात करूं, इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया. तो अगर मैं 2a माइनस बी की बात करूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो. 2 - 1 4 - 1 6 - 3 2 - 5 4 - 0 एंड 6 - 2. तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 3 3 -3 4 4. दिस विल बी माई आंसर. तो 2 - 1 1 4 - 1 3 6 - 3 3 2 - 5 -3 4 - 0 और 6 - 2. ठीक है, 4 - 0 4 6 - 2 is 4. तो दिस विल बी माई आंसर. भाई अब वो तुमसे कुछ भी पूछ ले, आपको ये तीन कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन से क्लियर हो गए. वो पूछ ले 10a + b 3b + 2a 5a + 2b. भाई उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो उस नंबर से और उसके बाद जो भी ऑपरेशन लगाना हो वो लगा दो. अब इसमें वो 1000 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे. ठीक है, वो ए बी गिवन है, आपसे 5a + 2b पूछ लेगा, 2a - 3b पूछ लेगा, 3a + 5b पूछ लेगा. जो पूछे कर दो भाई, इसमें क्या ही है. आगे बढ़ो. अब ये वाला क्वेश्चन है. अच्छा अब देखो, हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्री ले आता है, इससे कुछ हार्ड बनाया नहीं जाता, तो ये ट्रिग्नोमेट्री ले आता है. भाई ये एक स्केलर है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये एक स्केलर है, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है. तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा × cos थीटा cos स्क्वायर थीटा. दिस विल बी cos थीटा sin थीटा. दिस विल बी माइनस sin थीटा cos थीटा. माइनस cos थीटा sin थीटा लिख लो, एक ही बात है. और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा. सिमिलरली प्लस दिस विल बी sin स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा माइनस sin थीटा cos थीटा. ये हो जाएगा sin थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा. अब बोल रहा है इन दोनों को ऐड कर दो. अच्छा जी, जैसा आपका हुक्म. तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अच्छा अगर इसको ऐड कर दें, cos थीटा sin थीटा प्लस माइनस cos थीटा sin थीटा, तो cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा हो जाएगा. तो क्या ये कट के 0 हो जाएगा. सिमिलरली माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, क्या ये भी 0 हो जाएगा. और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. अब आइडेंटिटी लगा लो. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है. दिस इज 0 एंड दिस इज अगेन 1. तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. आपको पता है डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है. इसका आंसर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. बहुत आसान, कुछ भी नहीं था. तो इस तरह से वो कुछ भी पूछ सकता है यार, कुछ भी मजाक कर सकता है. आपको काम करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए. देखो अगला क्वेश्चन देखो. अगले में क्या करा है इसने, इक्वेशन बना दी, बोल रहा है एक्स और वाई निकालो. मेरे को क्या दिक्कत है भाई, ये गिवन है 2 को इस पूरी से मल्टीप्लाई करना है. मैं कहूँगा 2x 5 2 10 7 2 14 और 2y - 6 प्लस एक मैट्रिक्स है. ठीक है जी, 3 4 1 2. इधर बोल रहा है एक मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है 7 14 15 14. अब बोल रहा है इन दोनों को ऐड करो. ठीक है जी, कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 2x + 3, नीचे हो जाएगा 14 + 1 15, ऊपर हो जाएगा 10 + 4 14, नीचे हो जाएगा 2y - 6 + 2 यानी कि 2y - 4. और वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, गिवन है. अब जब दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो उसको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था, दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो. तो ये हो जाएगा 2x + 3 = 7, 14 तो 14 के बराबर है ही, 15 तो 15 के बराबर है ही, 2y - 4 = 14.
x आ गया यहाँ से 2, y आ गया यहाँ से 9, दिस विल बी माई आंसर। कैसे आया x2, 7 - 3 4/2 और 2y बराबर 18 तो y बराबर 9, x बराबर 2 और y बराबर 9 मेरा आंसर। x और y तो पूछा था, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे एडिशन का कॉन्सेप्ट भी आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी आ गया और इक्वलिटी का भी आ गया, तो सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लब हो गए। आगे देखते हैं जी। तो क्वेश्चन है दिस मैट्रिक्स बराबर a प्लस दिस मैट्रिक्स और आपको निकालना है a का वैल्यू। तो बहुत सिंपल यार, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स अगर a प्लस बी, मान लो इसका नाम मैं रख दूं b फॉर द टाइम बीइंग और इसका नाम रख दूं c, तो ये लिखा हुआ है b बराबर a मैट्रिक्स प्लस c मैट्रिक्स। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ b माइनस c मैट्रिक्स बराबर a मैट्रिक्स? हाँ जी, लिख सकता हूँ। मैट्रिसेस में ये ऑपरेशंस एप्लीकेबल हैं, कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा था। कम्यूटेटिव लॉ कैसे लगाया मैंने? ऐसे लगाया, मैंने दोनों तरफ -c ऐड कर दिया, प्लस -c, तो इससे ये गया, तो b माइनस सी बराबर a हो गया। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये मेरा b माइनस सी बराबर a है। अब b मैट्रिक्स आपको पता है, c पता है, दो मैट्रिसेस को माइनस करना है, तो माइनस करने में तो कुछ भी नहीं है यार। 9 - 1 8, -1 - 2 3, ऐसे आ जाएगा। देखो 9 - 1 8, ये वाला माइनस ये वाला, फिर -1 - 2 -3 हो जाएगा, -4 -1 -5 हो जाएगा, -2 -0 इज अगेन -2, 1 - 4 इज -3 और 3 - 9 इज -6। दिस विल बी माई ए मैट्रिक्स एंड आंसर। तो आपको थोड़ा लिखना है, बी के बाद बी लिखोगे पूरा, सी लिखोगे, फिर दोनों को माइनस करके उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करके दिखाओगे एंड देन अपना आंसर निकालोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया है गाइस, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर हो जाएगा, एडिशन भी क्लियर हो जाएगा, सॉरी एडिशन बोल रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें जब आपको A पता है तो K निकालने के लिए आप अपने हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। इफ A इज गिवन देन K इज दिस। तो कैसे करोगे इसको, अब मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आपको ये घर पे ट्राई करना है। अगर A गिवन है तो K क्या हो जाएगा, इस पूरी मैट्रिक्स को K से जब आप स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 0, 2K, 3K एंड -4K। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0, 3A, 2B एंड 24। 0, 3A, 2B, 24 और ये किसके बराबर है? 7, 14, 15, 14। तो भाई अगर आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये और ये कंपेयर करने से क्या मेरी K की वैल्यू आ गई -6। K आ गया तो इसको इसके बराबर रखो, 2 के बराबर 3A, K आपको पता है A आ जाएगा, 3 के बराबर 2B रखोगे, K पता है B आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जब आप A और B की वैल्यू डाल लोगे और यहाँ पर K की वैल्यू डाल लोगे तो ज़रूर चेक करना कि ये मैट्रिसेस क्या इसके बराबर आ रही है, बिकॉज ये भी हमें गिवन है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट A, B और K की वैल्यू डालने के बाद इसके बराबर नहीं आ रहा हुआ तो K, B की वैल्यू जो आपने निकाली है वो सही नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट है। मैंने अपनी तरफ से हिंट दे दिया गाइस, बाकी आपको एक बार इसको ट्राई करना है और चेक करना है आपका क्या आंसर आता है, मुझे कमेंट्स में बताना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गाइस दिस वीडियो एंड आई होप आपको समझ आ गया सब चीज़ें। आगे बात करेंगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स की, देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो मैट्रिसेस कैसे होता है और फर्दर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।